हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबरेशन आईएएस। माई सेल्फ भारती गौतम। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। और जो पाकिस्तान को FATF ने 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। और अभी अक्टूबर में प्लेनरी सेशन है FATF का, अक्टूबर 21 टू अक्टूबर 23 FATF का प्लेनरी सेशन है। उसमें डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है जिस UPSC की कैटेगरी में, जिसमें कि आप जो है अनलिमिटेड वीडियोस देख सकते हैं UPSC के सभी मेंटर्स की, सभी कोचेज़ की अनलिमिटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो यूज़ कोड RAGA। जो डिस्काउंट है ये 1 साल के सब्सक्रिप्शन और 2 साल के सब्सक्रिप्शन दोनों पे वैलिड है। तो आपकी फ़ीस जो है 1 साल की 44,000 से 39,600 हो जाएगी और 64,000 से 2 साल की फ़ीस आपकी 57,600 हो जाएगी। तो अगर आपको UPSC प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज़ कोड RAGA टू गेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का लिए ये कोड आप यूज़ कीजिए। अब आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को शुरू करते हैं। अब हम तो उससे पहले हम दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वन इज़ G7, सेकंड इज़ OECD। हमारा G7 जो है ये 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसमें कि यूरोप से हमारी जो 7 कंट्रियाँ हैं, हमारी 4 कंट्री हैं, दैट इज़ फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड UK। हमारी नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रियाँ हैं, US एंड कनाडा। और हमारी जो है एशिया से हमारा जापान है। तो इन 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है G7। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये हमारी एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 37 मेंबर्स हैं और ये जो है इट वाज फाउंडेड इन 1961। और इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको इसके बारे में इतना ही जानने की ज़रूरत है। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब एक गवर्नमेंट का समूह है, अलग अलग गवर्नमेंट्स का समूह है, विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1989। ये 1989 में स्टेब्लिश किया गया था। और ये 1989 में G7 कंट्रीज़ की एक जो है मीटिंग हो रही थी इन पेरिस। तो उसमें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन द मीटिंग ऑफ G7। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन द समिट ऑफ G7 कंट्रीज़ इन पेरिस। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका सेक्रेटरीट इट इज़ इन द हेडक्वार्टर ऑफ OECD के हेडक्वार्टर में ही इसका सेक्रेटरीट है, दैट इज़ इन पेरिस। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसका सेक्रेटरीट उसी के हेडक्वार्टर में है, दैट इज़ इन पेरिस। FATF के हमारे 37 मेंबर्स हैं, 37 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और हमारा 2 जो हैं हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ हमारी यूरोपियन कमीशन, सेकेंड वन इज़ हमारी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज़ एन सुन्नी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे इसके टोटल 39 मेंबर्स हो गए, 37 कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ FATF। इंडिया जो बिकेम इट्स मेंबर इन 2010। 2006 में इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट बना था, ऑब्जर्वर मेंबर बना था, और 2010 में इसका परमानेंट मेंबर बन गया। FATF की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको FATF प्लेनरी बोलते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये 3 बार मिलती है साल में और डिसाइड करती है अब डिफरेंट के कौन सी गवर्नमेंट जो है इसके रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, किसको ग्रे लिस्ट में डालना है, किसको ब्लैक लिस्ट में डालना है, ये सब डिसाइड करती है। और 3 साल कब कब मिलती है? जून, अक्टूबर एंड फरवरी। तो अक्टूबर वाला जो सेशन है वो अभी 21 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर होएगा इन 2020। FATF का प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? FATF जो प्लानरी है वो अमंग्स इटसेल्फ अपने आप में से ही जो सीनियर ऑफिशियल है उसको अपॉइंट करती है FATF का प्रेसिडेंट फॉर 1 ईयर। अब रोल्स और फंक्शंस क्या हैं FATF के? सब पहला तो है एग्जामिन एंड डेवलप द मेजर्स टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए जो है ये रूल्स बनाती है और उन्हें एग्जामिन करती है। फिर 2001 में हमारा
2001 में हमारा 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद एफएटीएफ का जो रोल है, क्योंकि जब ये इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे टेररिज्म वाज नॉट दैट मच बिग अ प्रॉब्लम। उस टाइम पे जो है ग्लोबल ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ इस्टेब्लिश होने के टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ रहा था। तो ट्रेड बढ़ने के साथ में फाइनेंशियल क्राइम्स भी बढ़ने लग गए, तो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रॉब्लम हो गया। तो इसका जब ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1989, तो इसका जो एक ही रोल था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। फिर जब टेररिज्म जो है एक मेजर प्रॉब्लम बन गया, 9/11 हुआ, उसके बाद इसका रोल जो है वो बढ़ा दिया गया और इसमें जो है टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड कर दिया गया इन एडिशन टू मनी लॉन्ड्रिंग। 2001 से 2012 तक इसके दो दो काम थे। एक था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, सेकेंड वन वाज टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। 2012 में इसका एक और फंक्शन इसमें इंक्लूड कर दिया गया, वो था फाइनेंसिंग को रोकना, जो कि न्यूक्लियर मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन के लिए जो फाइनेंसिंग हो रही है उनको काउंटर करना भी इसका फंक्शन बन गया। अब इसके 3 फंक्शन हैं फिलहाल। 1 इज़ टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, सेकंड इज़ टू कम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, थर्ड इज़ टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये 3 इसके फंक्शंस हैं। ये इनके बारे में रिकमेंडेशन बनाती है, ये रिव्यू करती है मेंबर्स की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के वो रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये फिर उनको उस हिसाब से अगर नहीं कर रहे हैं तो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डालती है। वो हम आगे पढ़ेंगे। जिन टेररिस्ट ग्रुप्स को, अगला पॉइंट है, जिन ग्रुप्स को यूनाइटेड नेशन जो है टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट कर देता है कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, एफएटीएफ के पास पावर है, ये उन टेररिस्ट ग्रुप्स को उनकी फाइनेंसिंग को कर्टेल कर सकती है। वो उस कंट्रीज़ को रिकमेंड कर सकती है, उन कंट्रीज़ को ऑर्डर दे सकती है कि इन ग्रुप्स को किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंसिंग ना दी जाए। तो ये हमारा एफएटीएफ के रोल्स एंड फंक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं यूरोप एक एसोसिएट मेंबर ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ का एसोसिएट मेंबर है ईएजी। ईएजी की हमारी फुल फॉर्म है यूरोशियन ग्रुप ऑफ कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसका नाम आप याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है। इट इज़ अ रीजनल बॉडी कंप्रोमाइजिंग ऑफ 9 कंट्रीज़। ये 9 कंट्रीज़ आप देख लेना, और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया, चाइना, रशिया तीनों इसके मेंबर हैं। एक हमारा ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये हमारा सब रीजनल ग्रुप है एफएटीएफ का, बिल्कुल एफएटीएफ के स्टाइल का ही ये ग्रुप है। इसका ऑब्जेक्टिव है इज़ टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 41 इसके मेंबर्स हैं, 41 मेंबर्स हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 और इसका हेडक्वार्टर जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके 2 चेयरपर्सन होते हैं, इसके 2 चेयरपर्सन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका परमानेंट चेयरपर्सन है, और दूसरा जो इसका चेयरपर्सन है वो हर 2 साल में रोटेट होता रहता है। अभी फ़िलहाल इसका मलेशिया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब इसका मलेशिया है सेकंड चेयरपर्सन। तो इसके 2 को चेयर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का। और ऑस्ट्रेलिया एक परमानेंट को चेयर है। अब हम ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक लिस्ट हमारी क्या होती है, जो भी कंट्रीज़ जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ हैं वो हमारी ब्लैक लिस्ट में चली जाती हैं। दीज कंट्रीज़, मतलब ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब है इधर दे आर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और दे आर मनी लॉन्ड्रिंग, और बोथ सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, और बोथ इन दोनों में से किसी भी एक कुछ ना कुछ ये कर रही हैं। और ये रिवाइज़ की जाती है पीरियोडिकली। इन 3 जो हमारी 3 प्लानरी सेशंस होते हैं इनमें ये रिवाइज़ की जाती हैं। अभी फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ हैं हमारी ब्लैक लिस्ट में। फर्स्ट वन इज़ ईरान, सेकंड वन इज़ नॉर्थ कोरिया। अब हम ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रे लिस्ट हमारी क्या है, ये कंट्रीज़ जो सेफ हेवन्स कंसीडर करी जाती हैं फॉर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और बोथ। ये अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में चली गई है तो इसका मतलब है कि उसे वार्निंग दी गई है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इट सर्व्स एज अ वार्निंग दैट द कंट्री में एंटर इनटू ब्लैक लिस्ट। अभी 18 कंट्रियां हैं जो हैं वो ग्रे लिस्ट में हैं, जिसमें से पाकिस्तान, हमारे नेबर्स में से पाकिस्तान और श्रीलंका 2 कंट्रीज़ हैं। टोटल 18 कंट्रियां ग्रे लिस्ट में हैं। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कंट्री को के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं। इन्हें जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज़ हैं इन्हें लोन लेना, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और दूसरी कंट्रीज से लोन लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं या तो ये लोन नहीं देंगे या तो बहुत हार्श कंडीशंस पे लोन देंगे, बहुत ज़्यादा रेट्स पे लोन देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
और इससे जो है रिडक्शन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि कंट्री ग्रे लिस्ट में है। इसका मतलब इट इज़ सपोर्टिंग टेरर, इट इज़ फंडिंग टेरर और इट इज़ सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो इससे जो है रिडक्शन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इनकी क्रेडिट रेटिंग को पुअर कर देती हैं, और ये इंटरनेशनल बाइकआउट के भी इसका एक इम्पैक्ट है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान जो है वो 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था फॉर टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। जून 2018 की जून की प्लानरी जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और FATF ने 27 पॉइंट लिस्ट एक्शन दिया था इसे कि इन 27 पॉइंट लिस्ट ऑफ एक्शंस को फॉलो करो, तभी तुम्हें ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? उसमें इंक्लूडेड था फ्रीजिंग ऑफ फंड टू UNSC, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। UNSC द्वारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दी गई हैं उनको फंड्स देना बंद करे पाकिस्तान, जैसे कि हाफिज़ सईद हो गया हमारा, हमारी तालिबान हो गई, और लीगल एक्शंस ले इन ग्रुप्स के अगेंस्ट। तो ये सब 27 पॉइंट ऑफ एक्शंस में इंक्लूडेड था। और दूसरा था कि पाकिस्तान जो है अपने लॉज को चेंज करे रिलेटेड टू टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और उन्हें जो है जो हमारे मॉडल लॉज हैं, जो हमारे वर्ल्ड के, जो हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग करे। थर्ड वन इज़ पाकिस्तान जो है स्टार्ट कर दे प्रोसिक्यूटिंग दीज टेररिस्ट। तो ये सब और भी थे, और भी पॉइंट्स हैं इसमें, तो मोटा मोटी ये पॉइंट्स हैं 27 पॉइंट ऑफ लिस्ट एक्शंस में, 27 पॉइंट लिस्ट ऑफ एक्शन में। तो पहले भी पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में रह चुका है। पहले 2008 में एक बार ग्रे लिस्ट में गया था, उसके बाद 2012 से 2015 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, और 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में चला गया है। अब जून 2020 में जो प्लेनरी सेशन हुआ था FATF का, उसमें जो है पाकिस्तान को 4 मंथ का रिस्पाइट मिल गया था, क्योंकि कोविड की वजह से 4 मंथ का और टाइम दे दिया था कि भाई 4 मंथ और तुम्हें दे रहे हैं, तुम जो है सुधर जाओ। और अब अक्टूबर में डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को 21 टू 23 अक्टूबर में कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाएगा, उसे ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया जाएगा या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान कुछ जो है एक्शंस भी ले रहा है दिखाने के लिए कि भाई हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म। उसमें से पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है 3 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2020, एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल 2020। सेकेंड वन इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। थर्ड वन इज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्त ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2020। तो ये हमारे 3 बिल उसने इंट्रोड्यूस किए हैं। और भी कुछ एक्शंस जो हैं पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान ने जो है मसूर अजद और हाफिज़ सईद को डिटेन किया है अभी रिसेंटली। ये सब पाकिस्तान दिखाने के लिए ही कर रहा है कि दैट पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म। और कुछ जो हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मेंबर्स को भी जो है पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है। और पर जो है ये जो अरेस्ट हुए हैं इट इज़ नॉट अगेंस्ट एंटी टेररिज्म एक्ट। ये एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर अरेस्ट नहीं हुए हैं। दीज अरेस्ट हैज़ बीन मेड अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अंडर जो हैं ये अरेस्ट हुए हैं। पहले जब पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में मूव करने का जो रिजोल्यूशन जो था प्लेनरी सेशन में जब पास हो रहा था, तो चाइना ने इसके अगेंस्ट वोट किया था कि इसे ब्लैक लिस्ट में ना मूव किया जाए। और चाइना के साथ टर्की और मलेशिया ने भी इसके अगेंस्ट वोट किया था। तो आपको 3 वोट्स चाहिए होते हैं प्लेनरी सेशन में अपनी बात मनवाने के लिए, कि अगर आप 3 वोट्स अगेंस्ट हैं किसी रिजोल्यूशन के, कम से कम 3 वोट्स अगेंस्ट चाहिए होते हैं किसी रिजोल्यूशन को पास ना होने देने के। जैसे कि कोई रिजोल्यूशन पास होने वाला है और उसके अगेंस्ट अगर 3 कंट्रीज़ ने वोट कर दिया तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो अभी जैसे कि पाकिस्तान और चाइना अभी भी फ्रेंड्स हैं, और टर्की और मलेशिया अगर साथ देते हैं तो ब्लैक लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा पाकिस्तान। वो फिर से रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो है वोट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम देखते हैं क्या होता है 21 अक्टूबर को। थैंक यू वेरी मच।